जय हिंद दोस्तों। हमारे यूट्यूब चैनल लीगल अवेयरनेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर 9 ऑफ सीआरपीसी। बेसिकली चैप्टर 9 ऑफ सीआरपीसी के अंदर 125 से लेकर 128 तक सेक्शन इंक्लूड होते हैं और हम उनको सेक्शन बाय सेक्शन आज पढ़ते चलेंगे। सेक्शन 125 ऑर्डर फॉर मेंटेनेंस ऑफ वाइफ्स चिल्ड्रन एंड पेरेंट्स इफ एनी पर्सन हैविंग सफिशेंट मीन नेग्लेक्ट और रिफ्यूज टू मेंटेनेंस। यानी कहने का मतलब है एक ऐसा पर्सन जिसका एक सफिशेंट मीन बनता है अपनी वाइफ को, चिल्ड्रन को या फिर अपने पेरेंट्स को मेंटेन करना। सफिशेंट मीन का मतलब होता है कि उसकी लाइबिलिटी बनती है। एक पर्सन की लाइबिलिटी होती है कि वो अपने बच्चे को मेंटेन करे, अपनी वाइफ को मेंटेन करे और अपने पेरेंट्स को मेंटेन करे। अगर वो क्या करता है, नेग्लेक्ट करता है, रिफ्यूज़ करता है, यानी या तो वो क्या कर रहा है, अनदेखा कर रहा है अपने बच्चों को, अपने पेरेंट्स को या फिर अपनी वाइफ को मेंटेन करने से, या फिर उनको डायरेक्ट मना कर रहा है भाई आज के बाद मैं आपको मेंटेन करूँगा ही नहीं, तो उस पर्सन के खिलाफ ये क्लेम किया जा सकता है मेंटेनेंस का। और किन लोगों के द्वारा किया जा सकता है वो हम क्लोज बाय क्लोज अब देखते चलेंगे। क्लोज ए। क्लोज ए में बात होती है हिज वाइफ, यानी एक पर्सन की क्या है, वाइफ है, अनेबल टू मेंटेन हर सेल्फ है। अनेबल टू मेंटेन हर सेल्फ का मतलब है यहाँ पर या तो वो फिजिकली मेंटेन करने के काबिल नहीं है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि वो फिजिकली अपने आप को मेंटेन करने के काबिल तो है लेकिन आज तक उसको जो मेंटेन करते आए हैं उसके पति करते आए हैं, तो इस कंडीशन में वो अनेबल टू मेंटेन हर सेल्फ ही मानी जाएगी। यानी कहने का मतलब है भाई उसकी जिम्मेवारी उसके पति पर ही है, उसके पति की ही लाइबिलिटी बनती है उसको मेंटेन करने की। तो एक ऐसी वाइफ जो आज तक अपने पति पर ही डिपेंड रही है तो वो क्या कर सकती है, मेंटेन के लिए क्लेम कर सकती है। क्लोज बी। हिज लेजिटिमेट और इलेजिटिमेट माइनर चाइल्ड वेदर मैरिड और नॉट अनेबल टू मेंटेन इटसेल्फ। यानी कहने का मतलब है कि उसका लेजिटिमेट हो या फिर इलेजिटिमेट चाइल्ड हो, यानी उसका या तो जायज़ बच्चा है या फिर नाजायज़ बच्चा है, और वो शुड भी क्या होना चाहिए, माइनर, शुड भी माइनर होना चाहिए। वेदर मैरिड और नॉट, चाहे उसकी शादी हुई हो या फिर ना हुई हो, और अनेबल टू मेंटेन हर सेल्फ, यानी एक 18 साल से कम उम्र का बच्चा है किसी व्यक्ति का, चाहे वो उसका जायज़ बच्चा हो या फिर उसका नाजायज़ बच्चा हो, तो उसको भी मेंटेन करने की उसकी लाइबिलिटी बनती है। अगर वो उनको भी मेंटेन करने से मना करता है तो वो भी क्या कर सकते हैं, क्लेम के लिए सूट फाइल कर सकते हैं। क्लोज सी। हिज लेजिटिमेट और इलेजिटिमेट चाइल्ड नोट बीइंग अ मैरिड डॉटर हु हैज अटेन्ड मेजोरिटी वेयर सच चाइल्ड एज by reason of any physical or mental abnormality or injury unable to maintain itself। और तो यहाँ पे बात होती है दोस्तों लेजिटिमेट और इलेजिटिमेट चाइल्ड की, लेकिन यहाँ ऊपर जो इलेजिटिमेट, जो क्लोज बी के अंदर लेजिटिमेट और इलेजिटिमेट चाइल्ड थे वो थे माइनर चाइल्ड थे, लेकिन जो क्लोज सी के अंदर जो क्लोज सी के अंदर लेजिटिमेट और इलेजिटिमेट चाइल्ड है वो है मेजोरिटी अटेंड कर चुके हैं, जो कि मेजोरिटी अटेंड कर चुके हैं, यानी वो कंडीशन जिसमें एक मेजर बच्चा भी अपने पिता से मेंटेनेंस के लिए क्लेम कर सकता है। तो वो कंडीशन क्या होगी, हिज लेजिटिमेट और इलेजिटिमेट चाइल्ड, यानी कहने का मतलब वही कि उसका जायज़ बच्चा है या फिर नाजायज़ बच्चा है और वो क्या कर चुका है, अटेंड मेजोरिटी, और वो मेजोरिटी को भी पार कर चुका है, मेजर हो चुका है। वेयर सच चाइल्ड इज बाय रीजन ऑफ फिजिकल और मेंटल एबनॉर्मलिटी, यानी कहने का मतलब है वो मेजोरिटी तो पार कर चुका है लेकिन साथ में उसकी एक कंडीशन और लाइक करती है कि वो या तो फिजिकली हैंडीकैप होना चाहिए, यानी एबनॉर्मल होना चाहिए। एबनॉर्मलिटी का मतलब वही हो जाता है फिजिकली में कि वो या तो हैंडीकैप है या उसका हाथ नहीं है, पाँव नहीं है, या शारीरिक तौर पे उसको कोई भी परेशानी है जिसकी वजह से वो अपने आप को खुद को मेंटेन करने के लिए काबिल नहीं है, या फिर उसको मेंटली एबनॉर्मलिटी है। मेंटली एबनॉर्मलिटी का मतलब आ चुका है कि एक ऐसा बच्चा है भाई जो फिजिकली तो बड़ा हो चुका है, उसका शरीर तो बड़ा हो चुका है लेकिन उसका जो दिमाग है वो आज भी बच्चों वाला है, तो वो कहाँ लाई करेगा, मेंटल एबनॉर्मलिटी।
और इंजर अनेबल। और इंजर अनेबल का मतलब है कि वो बच्चा है जिसका एक्सीडेंट वगैरह हो चुका है और वो अपने आप को अब किसी जख्म की वजह से, किसी हाथ पैर या कुछ और इंजरी होने की वजह से अपने आप को मेंटेन करने के काबिल नहीं रहा है, टू मेंटेन इटसेल्फ, यानी वो अपने आप को मेंटेन नहीं कर सकता है। तो ऐसी कंडीशन में क्या करेगा, एक फादर को अपने मेजर चाइल्ड को भी अपने मेंटेन करना पड़ेगा। और लेकिन इसमें एक है, नोट बीइंग अ मैरिड चाइल्ड, लेकिन एक ऐसी लड़की है जिसकी शादी हो चुकी है, शादी होने के बाद उसके साथ ऐसा कुछ हुआ है, शादी होने के बाद उसके साथ ऐसा कुछ हुआ है या फिर उसके साथ ऐसा कुछ था लेकिन वो फिजिकली या मेंटली एबनॉर्मल थी, लेकिन फिर भी सामने वालों ने जिसके साथ भी उसकी शादी हुई है उसको ऐसे ही एक्सेप्ट किया, तो उसके बाद उन लोगों की जिम्मेदारी बनती है उसको मेंटेन करने की। नेक्स्ट आता है क्लोज डी, हिज फादर और मदर अनेबल टू मेंटेन हिमसेल्फ और हरसेल्फ, या फिर ऐसे माता पिता हैं जो कि अपने आप को मेंटेन करने के काबिल नहीं रहे हैं, बहुत ज़्यादा बूढ़े हो चुके हैं, बुज़ुर्ग हो चुके हैं और उनके इतने शरीर में हिम्मत नहीं है कि भाई वो अपना काम खुद कर सके या फिर अपने आप को मेंटेन करने के लिए थोड़ा बहुत काम करके अपना गुजारा चला सके। तो ऐसे माता पिता भी अपने बच्चों से मेंटेनेंस के लिए क्लेम कर सकते हैं। और मेंटेनेंस के लिए ज़रूरी नहीं है कि वो अपने लड़के से ही मेंटेनेंस क्लेम करे, वो लड़का और लड़की उन दोनों से ही अपने क्लेम कर सकते हैं, चाहे वो लड़की शादीशुदा ही क्यों ना हो, तो माता पिता उससे भी मेंटेनेंस क्लेम कर सकते हैं। तो नेक्स्ट आता है, अ मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास में अपॉन प्रूफ ऑफ सच नेग्लेक्ट और रिफ्यूजल order such person to make a monthly allowance for the maintenance of his wife or such child, father or mother, at such monthly rate as such magistrate think fit, and to pay the same to such person as the magistrate may from time to time direct। यानी कहने का इसमें पता चलता है कि हमें केस करना कहाँ पर है। जो केस होगा वो होगा मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास के, यानी JMIC की अदालत में केस चलेगा अपॉन दी प्रूफ। और मजिस्ट्रेट किन आधार पर एक मेंटेनेंस अवार्ड करेगा, प्रूफ ऑफ सच नेग्लेक्ट और रिफ्यूजल। अगर मजिस्ट्रेट को प्रूफ मिलते हैं, सफिशेंट प्रूफ मिलते हैं कि बंदे ने नेग्लेक्ट किया या फिर रिफ्यूज़ किया है, तो ही वो क्या करेगा, ऑर्डर सच पर्सन टू मेक अ मंथली अलाउंस, वो महीने भर का खर्चा बांध देगा, किन के लिए, वाइफ के लिए या फिर फादर मदर या फिर चाइल्ड के लिए, मेंटेन टू हिज वाइफ चाइल्ड फादर और मदर, एट सच मंथली रेट, यानी वो अब कितना अमाउंट उनके लिए ऑर्डर करेगा। एज सच मैजिस्ट्रेट थिंक फिट, मजिस्ट्रेट को टाइम के अकॉर्डिंग जितना भी ठीक लगेगा कि भाई आज के टाइम के हिसाब से इतने पैसे तो एक नॉर्मल इंसान को अपना खर्चा चलाने के लिए चाहिए ही, जिसमें उसकी बेसिक ज़रूरतें थोड़ी बहुत पूरी हो सके और साथ में वो अच्छी लाइफ जी सके। तो इसमें बेसिकली ये कभी नहीं देखा जाता कि उनकी सिर्फ बेसिक ज़रूरतें पूरी हो, ये भी मेजर किया जाता है कि भाई उनका लाइफस्टाइल आज तक क्या रहा है। अगर बीवी को आज तक पहले ही उसको क्लबों में जाने की आदत थी या फिर उसको और फालतू के खर्चे की आदत थी, जिसमें कि वो उसका खर्चा जैसे तो नॉर्मल वाइफ का होना चाहिए 5,000, लेकिन उसका होता था 10,000, उसका लाइफस्टाइल आज तक ये रखा गया है, तो वो 10,000 के लिए भी क्लेम कर सकती है। अब बच्चे देखे जाएंगे, अगर बच्चे क्लेम कर रहे हैं तो बच्चे आज तक प्राइवेट स्कूल में पढ़े हैं। अब ऐसा नहीं है भाई, जैसे प्राइवेट स्कूल का खर्चा लगा लो, बच्चों का 10,000 रुपये मंथली आता है, 2 बच्चे हैं, तो वो बोले कि भाई सरकारी स्कूलों में भी आप पढ़ा सकते हो, तो ऐसा नहीं होगा। तो उनका जो लाइफस्टाइल आज तक रहा है उसको देखते हुए कोर्ट मेंटेनेंस के लिए ऑर्डर करेगी। नेक्स्ट आता है, प्रोवाइडेड दैट द मैजिस्ट्रेट में ऑर्डर द फादर ऑफ अ माइनर फीमेल चाइल्ड रेफर टू इन क्लोज बी टू मेक सच अलाउंस until she attain her majority if the magistrate is satisfied that
द हस्बैंड ऑफ सच माइनर फीमेल चाइल्ड इफ़ मैरिड इज़ नॉट पोजेस टू सफिशेंट मीन। इसमें बात आती है कि भाई एक माइनर लड़की है और उसकी शादी कर दी जाती है किसी ऐसे इंसान से जो खुद को मेंटेन करने के काबिल नहीं है, या तो कह लो बेरोजगार है, या बेसिकली बेरोजगारी में तो ऐसा नहीं होता है, लेकिन अगर सामने वाला बच्चा भी अगर जो जिसके साथ लड़की की शादी की हुई है वो भी अगर माइनर है तो उस कंडीशन में वो ये लाई होती है, ये सेक्शन लाई होगा। तो एक ऐसी लड़की है जिसकी शादी कर दी गई है और उसका जो हस्बैंड है वो खुद को मेंटेन करने के काबिल नहीं है फिजिकली या फिर मेंटली एबनॉर्मलिटी के कारण, तो वो लड़की अब किससे मेंटेन क्लेम करेगी? वो लड़की अब माइनर चाइल्ड है, वो लड़की क्या होनी चाहिए? शुड बी माइनर फीमेल चाइल्ड होनी चाहिए। और ऑर्डर टू द फादर, कोर्ट किसको ऑर्डर करेगी? फादर को करेगी, लड़की के फादर को करेगी, लड़के के फादर को नहीं। तो यहाँ पे किसको करेगी? लड़की के फादर को करेगी। रेफर टू क्लोज बी टू मेक सच अलोवेंस अनटिल दी अटेन हर मेजोरिटी, और कब तक? जब तक कि वो लड़की क्या नहीं कर लेती? मेजोरिटी को अटेन नहीं कर लेती, तब तक उसको कौन मेंटेन करेगा? उसके फादर मेंटेन करेंगे। इफ़ द मैजिस्ट्रेट इज सेटिस्फाइड दैट द हस्बैंड ऑफ सच माइनर फीमेल चाइल्ड, और ये कब होगा? मैजिस्ट्रेट अगर सेटिस्फाइड होता है किन बातों से? हस्बैंड ऑफ सच माइनर फीमेल चाइल्ड इफ़ मैरिड इज नॉट पोसेस टू सफिशेंट मीन, और उसके पास सफिशेंट मीन ही नहीं है। सफिशेंट मीन नहीं है यानी कहने का मतलब या तो वो खुद माइनर है लड़का, या फिर एबनॉर्मेलिटी है उसकी किसी ना किसी वजह से। तो गलती किसकी थी? एक माइनर लड़के के साथ एक पिता ने अपनी बेटी की शादी की क्यों? तो ये गलती होती है पिता की, तो वो क्लेम होगा पिता के खिलाफ लड़की के। नेक्स्ट आता है प्रोवाइडेड फर्दर दैट द मैजिस्ट्रेट में ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ द प्रोसीडिंग रिगार्डिंग monthly allowance for the maintenance under this subsection order such person to make a monthly allowance for the interim maintenance of his wife or such child, father or mother, and the expenses of such proceeding which the magistrate consider reasonable, and to pay the same to such person as the magistrate may from time to time direct। तो इसमें बात की गई है कि भाई देखा जाए तो अगर एक केस चलता है तो बेसिकली उसमें काफ़ी टाइम लग जाता है एक केस को पूरा होने में, लेकिन बच्चा है जो भी, या फिर वाइफ है, या फिर पेरेंट्स है जो कि है ना जिन्होंने मेंटेनेंस के लिए क्लेम किया है, उनका अभी खर्चा चलाने के लिए उनके पास पैसे नहीं है, तो मैजिस्ट्रेट क्या कर सकता है? उसको इंटरिम मेंटेनेंस क्लेम कर सकता है, उनके लिए क्या कर सकता है? इंटरिम मेंटेनेंस अलाउ कर सकता है। इंटरिम मेंटेनेंस का मतलब होता है कि छोटा अमाउंट कर सकता है, जिस छोटा अमाउंट ऑर्डर कर सकता है उस बंदे के खिलाफ जिसने मेंटेन करने से मना किया है, कि वो कम से कम फ़िलहाल के लिए अभी आप इतना पैसा उनको मेंटेन करने के लिए दो। इंटरिम मेंटेनेंस किसी को भी, वो चाहे चाइल्ड हो, फादर हो, मदर हो, या फिर उसकी वाइफ हो, उनके लिए। और साथ ही साथ क्या कर सकता है अभी आप साथ के साथ क्या दोगे? एक्सपेंसेस ऑफ सच प्रोसीडिंग, उस प्रोसीडिंग में खर्च होने वाले जो पैसे हैं वो भी कौन आदमी देगा? जिसके खिलाफ, जिसके अगेंस्ट वो मेंटेनेंस क्लेम की गई है, जिसकी लाइबिलिटी बनती थी और जिसने रिफ्यूज़ कर दिया है, तो उसको क्या देना पड़ेगा? इंटरिम मेंटेनेंस के लिए कोर्ट ऑर्डर कर सकती है, और जितना भी कोर्ट अपने हिसाब से, टाइम के हिसाब से जितना भी सफिशेंट समझे। नेक्स्ट आता है प्रोवाइडेड ऑल्सो दैट एन एप्लीकेशन फॉर द मंथली अलाउंस फॉर द इंटरिम मेंटेनेंस एंड एक्सपेंसेस प्रोसीडिंग अंडर द सेकेंड प्रोविजन शैल, यहाँ बात हुई है शैल, एज फॉर ए पॉसिबल बी डिस्पोज्ड ऑफ विद इन 60 days फ्रॉम द डेट ऑफ द सर्विस ऑफ नोटिस ऑफ एप्लीकेशन ऑफ सच पर्सन। तो यहाँ पे बात की गई है भाई जो इंटरिम मेंटेनेंस है वो कितने दिनों के अंदर अलाउ करना मैंडेटरी है। देखो जब भी हम बात करते हैं बेयर एक्ट पढ़ने की, तो इसमें दो वर्ड बहुत ज़्यादा यूज होते हैं, शैल और में। हमें जहाँ पे शैल लिखा होता है वहाँ पर कोर्ट की डिस्क्रिशनरी पावर नहीं होती। कोर्ट का ऐसा नहीं है कि भाई कोर्ट अपने हिसाब से फैसला ले सके, कोर्ट को जो कंडीशन आगे दी गई है उनको फुलफ़िल करना ही पड़ेगा। अगर जो केस से रिलेटेड कंडीशंस फुलफ़िल हो रही है तो कोर्ट को ऑर्डर करना
मैंडेटरी है, लेकिन अगर वहाँ पे मे लिखा हुआ है कहीं पे भी तो वहाँ पे क्या हो सकता है, कोर्ट की डिस्क्रिशनरी पावर हो सकती है, कोर्ट करे भी और या ना भी करे, वो मजिस्ट्रेट पे या जज पे डिपेंड करता है अपने आप पे। तो यहाँ पे वर्ड यूज हुआ है शैल। तो जो इंटरिम मेंटेनेंस है, इंटरिम मेंटेनेंस और एक्सपेंसेस ऑफ प्रोसीडिंग अंडर, जो ये पैसा है ये कितने दिन के अंदर अवार्ड करना जरूरी है, तो इसकी टाइम लिमिट दी है 60 डेज, यानी 60 दिन के अंदर। और ये 60 दिन स्टार्ट कब से होंगे, ये 60 दिन स्टार्ट होते हैं डेट ऑफ द सर्विस ऑफ नोटिस ऑफ द एप्लीकेशन टू सच पर्सन, जिस दिन बंदे को उस केस के कागजात मिल गए थे कि भाई आपके खिलाफ ऐसे करके भाई आपके खिलाफ केस फाइल हुआ है, उस दिन से ही वो 60 डेज स्टार्ट हो जाते हैं। जिस दिन बंदे को नोटिस मिला था वो डेट उस दिन से कभी नहीं काउंट होता जिस दिन से एप्लीकेशन डाली गई थी। जैसे कोई लेडीज़ है, उसने क्या किया, 1 जून 2021 को एप्लीकेशन डाल दी, लेकिन वो एप्लीकेशन जो उसके हस्बैंड को मिली है वो एप्लीकेशन उसने रिसीव की है 15 जून को, तो उसके जो 60 डे स्टार्ट होंगे वो 15 जून से स्टार्ट होंगे, वो 1 जून से नहीं होंगे। सो नेक्स्ट आता है, अब कुछ एक्सप्लेनेशन दी गई है जो कि इस सेक्शन से रिलेट करती है। एक्सप्लेनेशन फॉर द पर्पज ऑफ दिस चैप्टर। ए, माइनर, यहाँ पे माइनर का मीन दिया हुआ है, जो हम माइनर वर्ड बोल रहे हैं बार बार माइनर, तो उसका मीनिंग दिया हुआ, भाई माइनर कहेंगे किसको हम। माइनर मीन्स अ पर्सन, माइनर मीन्स अ पर्सन हु अंडर द प्रोविजन ऑफ द इंडियन मेजोरिटी एक्ट 1875 इज डीम्ड नॉट टू हैव अटेंड हिज मेजोरिटी। यानी कहने का मतलब है जो इंडियन मेजोरिटी एक्ट 1875 के अंदर माइनर की जो कंडीशन दी गई है वही यहाँ पे फुलफिल करेंगी। और वो माइनर की कंडीशंस क्या है, एक माइनर बच्चा वैसे तो बेसिकली होता है 18 साल से कम उम्र का बच्चे को माइनर माना जाता है, लेकिन एक कंडीशन होती है जैसे कि किसी के गार्डियंस अपॉइंट हो चुके हैं, किसी के माता पिता नहीं थे तो उसको केयर टेकर या फिर गार्डियंस अपॉइंट हो चुके हैं, तो उसकी जो बच्चा माइनर माना जाता है वो 21 ईयर तक माना जाता है। 18 ईयर के बाद उसको वैसे वोट का राइट हो जाता है, लेकिन जो वैसे लीगली राइट्स होते हैं उसको किसी भी प्रॉपर्टी को एक्वायर करने के या फिर माइनर से रिलेटेड कोई फ़ायदा लेने के बेसिकली, तो वो उसको 21 ईयर तक मिलते हैं। और 21 ईयर के बाद ही उसे अपने खुद के फैसले लेने की आज़ादी होती है। ए वाइफ, वाइफ किसको माना जाएगा, वाइफ इंक्लूड्स ए वुमेन हु हैज़ बीन डिवोर्स्ड बाय और हैज़ obtained अ डिवोर्स फ्रॉम हर हस्बैंड एंड हैज़ नॉट मैरिड। वुमेन, वाइफ किसको माना जाएगा, एक ऐसी वाइफ जो वैसे भी अलग रह रही है अपने पति से, वो भी वाइफ ही मानी जाएगी। और साथ में अगर किसी ने डिवोर्स ले चुकी है तो वो भी वाइफ मानी जाएगी। यहाँ पे एक ऐसी जिसने मैरिड नहीं की है, डिवोर्स लेने के बाद वो रीमैरिड नहीं हुई है, यानी किसी दूसरे के साथ उसने मैरिड नहीं की, शादी नहीं की है, तो उसको कंटेन किया जाएगा। अब आता है सबसेक्शन 2, एनी सच अलाउंस फॉर द मेंटेनेंस ऑफ इंटरिम मेंटेनेंस and expenses of proceeding shall be payable from the date of the order, or if so order from the date of the application for the maintenance or interim maintenance and expenses of proceeding as the case may be। तो सबसेक्शन 2 है हमारा, सबसेक्शन 2 बात करता है जो इंटरिम मेंटेनेंस है या फिर उसको जो फाइनली मेंटेनेंस देनी अवार्ड होनी है या फिर ऑर्डर होना है वो कब से होगी, तो वो जज कब से करेगा। तो बेसिकली क्या होता है, वैसे तो देखा जाए तो बेसिकली इसमें दिया हुआ है, ये देखिए, पढ़ के देखिए आप, शैल बी पेएबल फ्रॉम द डेट ऑफ द ऑर्डर, जिस दिन मैजिस्ट्रेट ने ऑर्डर दे दिया है कि भाई आज से आपकी मेंटेनेंस आपको आज से मिलेगी, तो उस दिन से बेसिकली जिस दिन मेंटेनेंस का ऑर्डर दिया है उस दिन से मेंटेनेंस लेनी स्टार्ट हो जाती है। लेकिन ये ऐसा नहीं है कि भाई है ना, ज़रूरी नहीं है कि भाई मेंटेनेंस उसी दिन से मिले। अगर मैजिस्ट्रेट चाहे तो जिस दिन से एप्लीकेशन मिली थी, फ्रॉम द डेट ऑफ, सो ऑर्डर्ड फ्रॉम द डेट ऑफ द एप्लीकेशन फॉर मेंटेनेंस और इंटरिम मेंटेनेंस एंड एक्सपेंसेस ऑफ प्रोसीडिंग एज द केस में बी,
केस के हिसाब से, केस बाय केस डिपेंड करेगा मैजिस्ट्रेट के सामने। अगर मैजिस्ट्रेट को लगता है कि जिस दिन से एप्लीकेशन डली थी उस दिन से मेंटेनेंस या फिर इंटरिम मेंटेनेंस अवार्ड होनी चाहिए या फिर ऑर्डर होनी चाहिए, तो आपको उस दिन से ही मेंटेनेंस मिल सकती है। नेक्स्ट आता है सबसेक्शन 3, इफ एनी पर्सन सो ऑर्डर्ड फेल विदाउट सफिशिएंट कोज टू comply with the order, any such magistrate may, for every breach of the order, issue a warrant for levying the amount due in the manner provided for levying fines, and may sentence such person for the whole or any part of each month allowance for the maintenance or the interim maintenance and expenses of proceeding as the case may be, remaining unpaid after the execution of the warrant, to imprisonment for a term which may extended to 1 month or until payment if sooner made। तो यहाँ पे बात हुई है, अगर एक व्यक्ति है जो कि क्या करता है, जिसको मेंटेनेंस के लिए कोर्ट ने ऑर्डर कर दिए हैं, भाई आपको अपने बच्चे को, अपनी वाइफ को या फिर अपने पेरेंट्स को मेंटेन करना है, लेकिन वो क्या करता है, फेल हो जाता है अब वो काम करने के लिए, या फिर वो क्या करता है, वो पेमेंट नहीं करता है, उन लोगों को मेंटेन करने के लिए जो पेमेंट कोर्ट ने ऑर्डर की है वो पेमेंट नहीं देता है, तो उसको क्या कर सकती है कोर्ट, मैजिस्ट्रेट उसके लिए क्या कर सकता है, वो ब्रीच करेगा, यानी कहने का मतलब उसने ब्रीच कर दिया है, तो मैजिस्ट्रेट में इशू वारंट, मैजिस्ट्रेट क्या करेगा, उसके खिलाफ वारंट जारी कर देगा, और वारंट जारी करने के बाद उसको क्या होगा, उसको उसको अमाउंट तो पे करना पड़ेगा और साथ में उसको फाइन भी लगा सकता है, और वो वोल मंथ के लिए भी लगा सकता है जितना भी, यानी कहने का मतलब उसने 2 महीने मेंटेन नहीं किया और या फिर 3 महीने मेंटेनेंस नहीं दी, वो जैसे मेंटेनेंस देता आ रहा था लेकिन उसने 2-3 महीने का गैप दे दिया बीच में, तो मेंटेनेंस उसने नहीं दी, तो जिसने मेंटेनेंस क्लेम की थी जिसके, तो वो मैजिस्ट्रेट के सामने जाएगा और वो उसको बताएगा सारी कंडीशन, तो वहाँ पे होने के बाद क्या होगा, तो वो जो भी 2-3 महीने का पीरियड है तो उसके लिए भाई उसको वो 2-3 महीने का भी पैसा देना पड़ेगा, और साथ में क्या होगा, उसने 2-3 महीने का जितना भी उसके लिए फ़ाइन बनता है तो उसको वो फाइन भी देना पड़ेगा। रिमेनिंग अनपेड आफ्टर द एग्जीक्यूशन ऑफ द वारंट, टू इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म विच मे एक्सटेंडेड टू 1 मंथ और अंटिल पेमेंट ऑफ सोनर मेड। यानी कहने का मतलब है, अगर बाई चांस वो बंदा देता ही नहीं है, मेंटेनेंस देता ही नहीं है, फ़ाइन भी नहीं दिया, तो उस बंदे को क्या करेंगे, एक इम्प्रिजनमेंट डाल दें, इम्प्रिजनमेंट यानी उसको जेल में डाल देंगे, और जेल में उसको डालना कब तक जाएगा, वैसे तो 1 मंथ के लिए डाल सकता है, लेकिन ये 1 मंथ कोई ऐसा नहीं है कि भाई उसको 1 मंथ के लिए डालेगा, जब तक वो पेमेंट नहीं देता है उसको तब तक के लिए भी, जो भी पीरियड वो जल्दी पूरा कर सकता है। जैसे कि अगर उस बंदे ने क्या किया, उसको है ना 1 मंथ के लिए जेल में डाल दिया, लेकिन इसमें जो जेल होती है वो सिविल सूट की तरह होती है, भाई आप अपनी लाइबिलिटी कंप्लीट करो, आप उसी दिन जेल से बाहर आ जाओगे, और उस बंदे को जेल में डाला ही था, उसने क्या किया, 10 दिन के बाद ही जितने पैसे बनते थे वो जिसको मेंटेन करना था उसको पैसे दे दिए, तो वो उसी दिन जेल से बाहर आ जाएगा। नेक्स्ट है, प्रोवाइडेड दैट नो वारंट शैल बी इशूड for the recovery of any amount due under this section unless application be made to the court to levy such amount within a period of 1 year from the date on which it became due। तो इसमें बात की गई है कि भाई जो लेडीज है या फिर बच्चा है या पेरेंट्स है जिसको मेंटेन करने के लिए ऑर्डर हुआ था, उसको अब मेंटेनेंस नहीं मिल रहा, जैसा कि आपने देखा सबसेक्शन 3 में, तो इसकी एक एक्सेप्शन है। अगर वो जो किसी बंदे ने मेंटेन करने के लिए जो पैसे थे वो अमाउंट देना बंद कर दिया है, तो जिस बंदे को वो पैसे मिलने थे वो कितने दिन के अंदर अंदर उसे मैजिस्ट्रेट के सामने पेश होना पड़ेगा, तो उसके लिए इन्होंने टाइम लिमिट दी हुई है 1 ईयर। उसे क्या है, उसे मिनिमम टाइम 1 ईयर के अंदर मैजिस्ट्रेट के सामने पेश होना पड़ेगा, और मैजिस्ट्रेट को अपनी सारी कंडीशन बतानी पड़ेगी, भाई ऐसे ऐसे करके इतने
टाइम से मेंटेनेंस देना उसने बंद कर दिया है, तो उसकी मिनिमम टाइम लिमिट दे दी गई है 1 ईयर। तो 1 ईयर के अंदर अंदर उसे वो बताना पड़ेगा। नेक्स्ट, प्रोवाइडेड फर्दर दैट इफ सच पर्सन ऑफर्स टू मेंटेन हिज वाइफ ऑन कंडीशन ऑफ हर लिविंग with him and she refused to live with him, such magistrate may consider any ground of refusal stated by her and may make an order under his section notwithstanding such offer, if he is satisfied that there is just ground for so doing। तो यहाँ पे बात होती है, अब एक आदमी है वो क्या कहता है, कभी एक कंडीशन रख देता है मजिस्ट्रेट के सामने कि मैं अपनी वाइफ को मेंटेन तब ही करूँगा जब वो क्या करेगी, लिविंग विद हिम, जब वो उसके साथ रहने के लिए उसके साथ अगर मंजूरी देती है तो ही वो मेंटेन करेगा, अदरवाइज वो नहीं करेगा। लेकिन दूसरी तरफ क्या है, वाइफ क्या कर रही है, सी रिफ्यूज़ टू लिव विद, वाइफ क्या कर देती है, उसके साथ रहने से मना कर देती है, भाई मैं इसके साथ नहीं रहती। तो इस कंडीशन में क्या करेगा, मैजिस्ट्रेट में मैजिस्ट्रेट कंसीडर करेगा कि भाई जो किसका ग्राउंड सही है। अगर उसको लगेगा कि भाई वाइफ का ग्राउंड भाई सही नहीं है, वो बेमतलब में ऐसे ही दूर रहना चाहती है, भाई मेंटेनेंस के लिए क्लेम कर रही है परेशान करने के लिए, तो वो मेंटेनेंस ना भी क्लेम करे, उसकी मैजिस्ट्रेट की क्या है, डिस्क्रिशनरी पावर है। लेकिन मैजिस्ट्रेट अगर सेटिस्फाई होता है कि भाई पत्नी के पास एक सफिशेंट रीज़न है, पत्नी के पास सफिशेंट रीज़न है पति से दूर होने का, तो वो क्या कर सकता है, मैजिस्ट्रेट उसको मेंटेनेंस दिलाएगा और उसकी जो उसके हस्बैंड की जो कंडीशन है वो बिल्कुल नहीं मानी जाएगी। लेकिन हाँ, अगर जो मैजिस्ट्रेट सेटिस्फाई होते हैं कि वाइफ का जो बर्ताव है वो ही सही नहीं है, वाइफ की सारी गलती है या फिर कोई हस्बैंड है, ये प्रूफ करने में एबल है कि भाई वाइफ के ग्राउंड सही नहीं है, तो मैजिस्ट्रेट के ऑर्डर कर सकते हैं कि भाई उसको मेंटेनेंस क्लेम ना हो। एक्सप्लेनेशन, इफ़ अ हस्बैंड हैज़ कॉन्ट्रैक्टेड मैरिज विद अनदर वुमन और kept a mistress, it shall be considered to be just ground for his wife refusal to live with him। एक्सप्लेनेशन में दिया हुआ है कि एक वाइफ के लिए जो ज़्यादातर होता ही है, ये मैक्सिमम केस में यही होता है कि भाई एक वाइफ क्या करती है, भाई जो ग्राउंड रखती है, मेन ग्राउंड रखती है, वो यही रखती है कि भाई जो मेरे पति हैं इसकी किसी दूसरी औरत के साथ इसके संबंध है, तो उस आधार पे ही वो उससे अलग होने का फैसला लेती है। तो यहाँ पे क्या करता है, या तो उसने क्या किया, कॉन्ट्रैक्टेड मैरिज कर लिया किसी अदर लड़की के साथ उस आदमी ने, या फिर क्या है, विद अनदर वुमन और कैप्ट्स अ मिस्ट्रेस रखी हुई है। मिस्ट्रेस का मतलब होता है, हमारे जो लोकल भाषा में कह देते हैं भाई उसने किसी आदमी ने रखेल रखी हुई है, तो या फिर वो क्या करता है, वो रखेल रखी हुई है भाई, वो उसके साथ ही ज़्यादा टाइम बिताता है और उसके सेक्सुअल संबंध है उसके साथ, या सेक्सुअल इंटरकोर्स होने की वजह से मैं नहीं चाहती भाई इस आदमी के साथ रहूं, यानी करैक्टर पे सवाल उठा के क्या करती है, वो एक उसके लिए सफिशेंट ग्राउंड है उससे अलग होने का। और एक लेडीज अगर ये प्रूव कर पाती है तो वो एक इस आधार पे अपने पति से अलग रह सकती है बिना डिवोर्स लिए भी, और खुद को मेंटेन कर सकती है। नेक्स्ट, सबसेक्शन 4, नो वाइफ shall be entitled to receive an allowance for the maintenance or the interim maintenance and expenses of proceeding as the case may be from her husband under this section if she is living in adultery or if without any sufficient reason she refused to live with her husband or if they are living separately by mutual consent। तो सबसेक्शन 4 बात करता है उन ग्राउंड्स के बारे में जिनके अंदर एक वाइफ को मेंटेनेंस क्लेम करने का राइट नहीं बनता, या फिर कह सकते हैं अगर वो क्लेम करती भी है तो अगर पति ये जो सबसेक्शन 4 के अंदर कंडीशन दी गई है अगर उनको फुलफिल कर देता है या फिर उनको साबित कर देता है कोर्ट के सामने, तो एक कोर्ट क्या कर सकती है, उसके क्लेम को नकार सकती है कि भाई आप वो वाइफ है क्लेम नहीं ले सकती। तो वो ग्राउंड कौन कौन से हैं,
तो वो ग्राउंड है लिविंग इन अडल्ट्री। अगर एक वाइफ क्या है, लिविंग इन अडल्ट्री है, यानी वो अडल्ट्री में फंसी हुई है, उसके सेक्सुअल इंटरकोर्स है किसी दूसरे आदमी के साथ, तो एक आदमी मेंटेनेंस देने से मना कर सकता है। और इफ़ विदाउट एनी रीजन, विदाउट एनी सफिशेंट रीजन, यानी वाइफ है बिना किसी रीजन के ही उससे क्या कर रही है, अलग रहने की बात कर रही है और मेंटेनेंस के लिए क्लेम कर दिया है, तो इस ग्राउंड पे भी उसको मेंटेनेंस क्लेम नहीं हो, मेंटेनेंस ऑर्डर नहीं होगी। शी रिफ्यूज टू लिव विद हर हस्बैंड, और उसके साथ रहने से मना कर देती है बिना किसी कारण के। इफ़ दे आर लिविंग सेपरेटली बाय म्यूचुअल कंसेंट, या फिर थर्ड कंडीशन क्या है कि दोनों पति पत्नी की आपसी सहमति है कि भाई हम अलग रहेंगे। जैसे कि आजकल क्या होता है कि दोनों जो वाइफ और हस्बैंड होते हैं वो दोनों ही काम करने वाले होते हैं, एक यहाँ काम कर रहा होता है, एक दूसरे शहर में काम कर रहा होता है, वो म्यूचुअल कंसेंट के साथ क्या होते हैं, एक दूसरे से दूर होते हैं। और इसी दौरान वो इसी दौरान क्या करती है वाइफ, क्या कर देती है कि भाई मैं आपसे मेंटेनेंस क्लेम करूँगी, तो वो नहीं कर सकती, क्योंकि उनका जो उन्होंने जो अपनी दूरी बनाई हुई है वो उनकी म्यूचुअल कंसेंट के हिसाब से। अगर उन्होंने आपसी सहमति से दूरियां बनाई हुई है तो उस दौरान वो मेंटेनेंस क्लेम नहीं कर सकती। नेक्स्ट आता है, ये लास्ट है, सबसेक्शन 5, ऑन प्रूफ दैट एनी वाइफ इन whose favor an order has been made under this section in living in adultery, or that without sufficient reason the she refused to live with her husband, or that they are living separately by mutual consent। तो यहाँ पे बात किस चीज़ की हुई है, सो दोस्तों इसमें एक लाइन मिसिंग है लास्ट में। म्यूचुअल कंसेंट के बाद आता है द मैजिस्ट्रेट शैल कैंसिल दी ऑर्डर। ये मैं आपको अपने बेर एक्ट से, जो मेरे पास हार्ड कॉपी है मैं उसमें से पढ़ के बता रहा हूँ। इसमें इस बेर एक्ट में क्योंकि ये पुराना है तो शायद इसमें मिसिंग है। तो यहाँ पे बात हुई है, एक वाइफ है जिसको मेंटेनेंस अवार्ड हो चुकी है। मेंटेनेंस अवार्ड होने के बाद पति किन किन आधार पर वो जो मेंटेनेंस है उसको कैंसिल कर सकता है, यानी मेंटेनेंस देने से मना कर सकता है, वो कौन कौन से ग्राउंड्स है। तो वो है ऑन दी प्रूफ, यानी प्रूफ करना पड़ेगा, उसको क्या करना पड़ेगा, प्रूफ करना पड़ेगा दैट एनी वाइफ इज वूज फेवर एन ऑर्डर हैज़ बीन मेड, यानी एक वाइफ जिसके फेवर में वो ऑर्डर हुआ है अंडर दिस सेक्शन इन दिस इन लिविंग अडल्ट्री, उसने क्या कर दिया है, उसने शादी के बाद मेंटेनेंस लेने के बावजूद भी अडल्ट्री में रहना शुरू कर दिया। अडल्ट्री में रहने का मतलब यानी उसने सेक्सुअल इंटरकोर्स स्टार्ट कर दिया है, या फिर वो कॉल गर्ल का काम करने लगी है, तो ऐसा कुछ होता है तो वो मेंटेनेंस के लिए उसका पति है जो मेंटेनेंस दे रहा था उसको कैंसिल करवा सकता है मैजिस्ट्रेट के थ्रू। और विदाउट सफिशेंट रीज़न, यानी तलाक लेने के बाद या फिर अगर वो बिना वजह ही अलग रह रही थी, और बिना वजह ही अलग रहने पर उसने मेंटेनेंस क्लेम की थी और वो मेंटेनेंस ले रही थी। लेकिन अब क्या है कि उसका पति है वो इस कंडीशन में है कि वो साबित कर सकता है कोर्ट के अंदर जो उसका जो मेंटेनेंस क्लेम करने का जो ग्राउंड था वो सफिशेंट नहीं था, यानी वो गलत था। तो वो क्या कर सकती है, जो मेंटेनेंस उसकी कैंसिल हो सकती है। शी रिफ्यूज टू लिव विद हर हस्बैंड, वो बिना मतलब के ही दूर रह रही थी। ऑन दैट दे आर लिविंग सेपरेटली बाय म्यूचुअल कंसेंट, की वो म्यूचुअल कंसेंट से ही क्या रह रहे थे, एक दूसरे से दूर रह रहे थे। तो इस कंडीशन में क्या कर सकता है, तो मैजिस्ट्रेट ऑर्डर को कैंसिल कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ वैसे, द मैजिस्ट्रेट shall cancel the order। ये आगे लिखा हुआ था जो कि ब्रैकेट में नहीं लिखा हुआ था, यहाँ पर कोमा डाल लेना फुल स्टॉप की जगह पे।
तो दोस्तों ये आज का लेक्चर हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं। तो नेक्स्ट जो 3 हमारे सेक्शन रह चुके हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। और जो सबसे मेन सेक्शन था वो हमारा 125 ही था, और क्योंकि आगे वाले सेक्शन में हमें इतना टाइम नहीं लगेगा जितने टाइम में ये हमारा सेक्शन हुआ है, इससे हाफ टाइम में ही लगभग वो तीनों सेक्शन कवर हो जाएंगे हमारे। तो ये लेक्चर भी थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो चुका है, लेकिन थोड़ा डिटेल्स में है, इस वजह से बड़ा है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। तो आप हम और ज़्यादा सीआरपीसी के लेक्चर पाने के लिए और लॉ से रिलेटेड और दूसरे लेक्चर पाने के लिए, देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को क्लिक कर सकते हैं ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो थैंक यू सर। जय हिंद दोस्तों।